हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर ज्योग्राफी के रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के एमसीक्यूज़ करेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 है जिसमें हम एमसीक्यू 26 से 50 तक करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने इसका पार्ट 1 करा दिया है जिसमें एमसीक्यूज़ 25 तक हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस चैनल पे आपको क्लास 10th के बहुत स्टडी मटेरियल मिलता है और प्लेलिस्ट में आपको सारी एमसीक्यू मिल जाएंगे। हमने एक एमसीक्यू सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू हम पढ़ाते हैं। तो इसमें शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, रेड सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन। रेड सॉइल मोस्टली कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। रेड सॉइल मोस्टली ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है। डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट और साउदर्न पार्ट में रेड सॉइल बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। रेड सॉइल इज़ रेडिश इन कलर ड्यू टू। रेड सॉइल रेड कलर की होती है किस चीज़ की वजह से? हाई क्ले कंटेंट, प्रेजेंस ऑफ कंकर नोड्यूल्स, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्निशियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, या हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो आयरन होता है उसका जब इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में डिफ्यूजन हो जाता है उसकी वजह से रेड सॉइल रेड कलर की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल के बनने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है? रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, या ड्यूरेशन ऑफ डे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ड्यूरेशन ऑफ डे। इसका मतलब सॉइल फॉर्मेशन के लिए, सॉइल बनने के लिए ड्यूरेशन ऑफ डे इम्पॉर्टेंट नहीं है, कितना लंबा दिन है ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। ब्लैक सॉइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड। ब्लैक सॉइल को और क्या कह सकते हैं? भांगर, खादर, रेगर, या ह्यूमस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेगर। ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी कहते हैं। अगर आपको टेस्ट, ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं और आपको टेस्ट देना है या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आप वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए, फिर अपना आंसर सोचिए या लिखिए, फिर मैच कीजिए, आपका टेस्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक सॉइल्स आर कॉमन इन। ब्लैक सॉइल कॉमन कहाँ पर होती है, मतलब जहाँ पर आसानी से ब्लैक सॉइल मिल जाती है, ऐसे कौन सा रीजन है? डेक्कन ट्रैप रीजन, कश्मीर वैली, गंगा वैली, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेक्कन ट्रैप रीजन। ब्लैक सॉइल डेक्कन ट्रैप रीजन में बहुत कॉमन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटराइट सॉइल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर ग्रोइंग। जो लेटराइट सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है किस चीज़ को ग्रो करने में? राइस, व्हीट, मस्टर्ड को, टी, कॉफ़ी, कैश्यू नट को, पल्सी शुगर केन रेजिन को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टी, कॉफ़ी एंड कैश्यू नट्स। जो लेटराइट सॉइल होती है वो कर्नाटका में पाई जाती है, तो इसलिए कॉफ़ी बनाने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। और कर्नाटका के अलावा ये लेटराइट सॉइल केरला और तमिलनाडु में भी पाई जाती है, तो इसलिए, और आंध्र प्रदेश में भी ये मिल जाती है, तो इसलिए कैश्यू नट्स टी और कॉफ़ी को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ब्लैक सॉइल इज़ डेफिशिएंट इन। डेफिशिएंट का मतलब होता है नॉट अवेलेबल, मतलब कि किस ब्लैक सॉइल में किस चीज़ की कमी है? ब्लैक सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट की कमी है, या मैग्नीशियम की कमी है, या पोटैश की, या फॉस्फोरिक कंटेंट्स की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फोरिक कंटेंट। ब्लैक सॉइल में फॉस्फोरिक कंटेंट की कमी होती है, मतलब फॉस्फोरिक कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता या फिर ना के बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, फॉस्फोरिक कंटेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैव सेल्फ एरेशन कैपेसिटी। यहाँ एक नया वर्ड शायद लग सकता है आपको, सेल्फ एरेशन कैपेसिटी। इसका मतलब कि इनमें से कौन सी सॉइल, इनमें से किस सॉइल में खुद एयर, मतलब कि एरेशन मतलब होता है जिससे एयर पास हो सके, तो इनमें से ऐसी कौन सी सॉइल है
जिनमें से एयर खुद से मतलब अपने आप ही वे अपने अंदर से एयर पास कर सकते हैं। तो एयर पास करने के लिए जो सॉइल सेल्फ एरेशन करती है वो सॉइल है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे एयर पास होती रहती है। तो इस ब्लैक सॉइल में सेल्फ एरेशन कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34। प्लोइंग along the contour lines to decelerate the flow of water down the slope is called। कॉन्टोर लाइंस पे प्लो करना यानी कि खुदाई करना जिससे कि जो वाटर का फ्लो है वो कम हो जाए, जिससे कि टॉप सॉइल, मतलब ये बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है जिससे सॉइल इरोड नहीं होती, यानी कि सॉइल इरोजन नहीं होता, सॉइल वॉश आउट नहीं होती और सॉइल अपनी जगह पर रहती है। तो इस की डेफिनेशन दी गई है इस मेथड की कि एक ऐसा मेथड जिसमें हम प्लो करते हैं कॉन्टोर लाइंस पे, जिससे कि वाटर का जो फ्लो है वो कम हो जाए, जो स्लोप्स के नीचे वाटर का फ्लो होता है वो, और वाटर के फ्लो के साथ साथ सॉइल भी जाएगी, इसलिए एक ऐसा मेथड जिससे कि वाटर का फ्लो कम हो जाएगा तो सॉइल का फ्लो भी कम हो जाएगा। तो इस मेथड का नाम है ऑप्शन सी कॉन्टोर प्लगिंग। आपको यहाँ पर नाम से भी पता चल जाना चाहिए कॉन्टोर लाइंस। कॉन्टोर लाइंस पे जो भी प्लोइंग होगी जिससे कि फ्लो ऑफ वाटर कम हो जाए उसका नाम कॉन्टोर प्लगिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन। इनमें से क्या सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को बचाने का एक मेथड नहीं है। सॉइल कंजर्वेशन मतलब सॉइल को बचाने का मेथड कौन सा इनमें से नहीं है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेस कल्टीवेशन, शेल्टर बेड्स या ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ये जो शुरू के तीन हैं इन तीनों से सॉइल बचती है, मतलब सॉइल को हम बचा सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी है ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर होता है उसको अगर हम बहुत ही ज़्यादा खींचेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको, तो उससे सॉइल कंजर्व नहीं होगी। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स इज कॉल्ड। तो ऐसी लैंड जो कि कल्टीवेट मतलब अनकल्टिवेटेड छोड़ दी गई है 5 साल से ज़्यादा एग्रीकल्चरल ईयर्स से, तो उस सॉइल का क्या उस लैंड क्या नाम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ऐसी लैंड जिसे 5 साल से ज़्यादा एग्रीकल्चरल ईयर्स से बिना कल्टीवेशन मतलब बिना उसमें खेती किए छोड़ दिया गया है, तो ऐसी लैंड होती है ऑप्शन बी कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। व्हेन डिड रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट हेल्ड। जो रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था वो कब हुआ था। तो ऑप्शंस है जून 1992, मई 1992, जुलाई 1992 या जून 1991। ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न बहुत होता है क्योंकि ईयर्स मोस्टली सेम है, मंथ्स का डिफरेंस है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना होगा आपको, ईयर्स याद रखने होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जून 1992 है। जून 1992 को रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनसेड। यूनसेड की फुल फॉर्म, UNCED की फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, और दो ऑप्शंस और हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। UNCED की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। याद रखना होगा, आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। हु सेड दैट देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ये लाइन किसने कही थी कि सबकी नीड जो होती है, मतलब जो सबको चाहिए उनके लिए एनफ है, मतलब अगर किसी को कुछ चाहिए तो सबके लिए एनफ चीज़ें हैं, लेकिन किसी को अगर
लालच है किसी चीज़ पर तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। तो ये लाइन कही थी महात्मा गांधी ने, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, द बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल इज़ रिटन बाय, मतलब स्मॉल जो बुक है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल एक बुक का नाम है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए शू मेकर, बी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर डी रस्किन बॉट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये बुक लिखी गई है शू मेकर द्वारा, मतलब शू मेकर इस बुक के राइटर हैं। और इस बुक में शू मेकर ने महात्मा गांधी के बारे में बताया था कि महात्मा गांधी की जो भी फिलॉसफीज़ थी वो शू मेकर ने स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल नाम की बुक में बताई थी ईयर 1974 में। आपको याद रखना होगा, शू मेकर ने स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल बुक में 1974 में गांधीयन फिलॉसफी बताई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मच परसेंट इज़ लैंड एरिया प्लेन? जो भी लैंड एरिया है उसका कितना परसेंटेज प्लेन एरिया है? तो ये इंडिया, मतलब कि जो ये क्वेश्चन है इसमें आप लिख सकते हैं हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडिया इज़ लैंड एरिया प्लेन, हाउ मच परसेंट ऑफ लैंड एरिया इज़ प्लेन इन इंडिया। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 43%। 43% में लैंड, मतलब लैंड का 43% एरिया इंडिया में प्लेन है, मतलब जो बिल्कुल प्लेन एरिया है जिस पे घर वगैरह बनते हैं 43% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटराइट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। और हाँ, एक एक मिनट मैं बीच में रोकना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 41 में लैंड एरिया प्लेन है 43%, और जो लैंड एरिया माउंटेनियस है, मतलब जो लैंड का एरिया माउंटेन से घिरा हुआ है वो 30% है, और जो लैंड का एरिया प्लेट्यूज से कवर्ड है वो 27% है। इसलिए क्वेश्चन रखा था मैंने जिससे कि आपको इन तीनों क्वेश्चंस की जानकारी मिल जाए। 43% एरिया लैंड का प्लेन है, 30% एरिया माउंटेनियस है, और 27% एरिया जो है लैंड का वो प्लेट्यूज से कवर है। टोटल 100% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटराइट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड लेटर विच मीन्स। जो लेटराइट सॉइल है उसमें जो लेटराइट वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक एक भाषा है, ग्रीस में जो बोली जाती है और कई और नेशंस में बोली जाती है। तो ग्रीक भाषा के वर्ड से, लेटर वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सॉइल, ब्रिक्स, पेबल्स या स्टोन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्रिक्स। जो लेटराइट में ग्रीक वर्ड लेटर से लिया गया है उसमें लेटर का मतलब ब्रिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, व्हाट इज़ द टोटल जियोग्राफिक एरिया ऑफ इंडिया? इंडिया का टोटल जियोग्राफिक एरिया कितना है, मतलब जो जियोग्राफी के अकॉर्डिंग लैंड का, इंडिया का एरिया है वो कितना है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 4, तो इन्हें पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका आंसर आप याद कर लीजिए। ऑप्शन ए 3.2 मिलियन स्क्वायर मीटर। ज्योग्राफिकली इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। आप याद रखना है इस आंसर को, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन में दे देंगे 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर या सेंटीमीटर, तो ये छोटी मोटी आपको चेंजेस करके कन्फ्यूज़न के लिए दे देते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेट सोन एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा? पंजाब और हरियाणा में नेट सोन एरिया कितना है, मतलब कितनी फसल वहाँ पर बोई जाती है? तो नेट सोन एरिया का मतलब वैसे ये होता है कि ऐसा एग्रीकल्चरल एरिया जो कि हम एक बार जिसमें हम फसल बोते हैं पूरे एग्रीकल्चरल ईयर में, एक साल में हम कम से कम अगर एक बार फसल बोते हैं तो वो नेट सोन एरिया कहलाता है। तो इसका आंसर होगा
कि मतलब जो पंजाब और हरियाणा में नेट सोन एरिया है वो ओवर 80% है, 80% से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉइल इज़ विच टाइप ऑफ रिसोर्स। यहाँ है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और 90% लोग इसे गलत करेंगे। तो पढ़ते हैं इसे। सॉइल इज़ विच टाइप ऑफ रिसोर्स, सॉइल किस टाइप का रिसोर्स है, क्या वो रिन्यूएबल है, क्या नॉन रिन्यूएबल है, क्या बायोटिक है या क्या एबायोटिक है। तो सॉइल को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एक बार अगर सॉइल वॉश आउट हो जाती है तो मतलब दोबारा से बनने में। तो जो लोग भी इसका आंसर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स दे रहे हैं वे बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसका आंसर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, रिन्यूएबल रिसोर्स। इसका सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। आप अपनी एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी की पेज नंबर 7 पर जो राइट हैंड साइड में एक कॉलम है, हेडिंग है सॉइल एज अ रिसोर्स, उसकी फर्स्ट लाइन पढ़िए, सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सॉइल रीन्यू हो जाती है और सॉइल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए रीन्यूएबल रिसोर्स होगा। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड न्यू एलुवियल सॉइल आर रेस्पेक्टिवली कॉल्ड। एलुवियल सॉइल दो टाइप्स की होती है, एक नॉन रिन्यूएबल एक ओल्ड एलुवियल और एक न्यू एलुवियल सॉइल। तो ओल्ड एलुवियल को और क्या बोलते हैं और न्यू एलुवियल को और क्या बोलते हैं रेस्पेक्टिवली। मतलब ओल्ड एलुवियल का आंसर पहले है इन ऑप्शंस में, मतलब इन तीनों में से है, और न्यू एलुवियल का ऑप्शन बाद में है। तो ओल्ड एलुवियल को कहते हैं हम बांगर और न्यू एलुवियल होती है खादर। अगर आपका कन्फ्यूज़न होता है कि ओल्ड एलुवियल को भांगर और न्यू एलुवियल को खादर कहते हैं, अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं इन दोनों को या कन्फ्यूज़न बहुत है, तो आप एक लॉजिक से आप इसको याद रख सकते हैं। ओल्ड एलुवियल सॉइल इसमें है, मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल ऐसी एलुवियल सॉइल जो पुरानी हो चुकी है। तो जो चीज़ पुरानी हो जाती है वो भंगार में बेच दी जाती है, तो ओल्ड एलुवियल हो गया बांगर। और न्यू एलुवियल सॉइल मतलब जो नई सॉइल है एलुवियल, वो नई जो खाद होती है वो नए नए पौधों को, खाद से नए नए पौधे और बढ़िया पौधे बनते हैं, उगते हैं, तो इसलिए न्यू एलुवियल सॉइल को हम खादर कहेंगे। आप इन दोनों में से एक भी याद रख लीजिए। ओल्ड एलुवियल सॉइल जो पुराना सामान है उसे भंगार में बेच देते हैं, तो इसलिए बांगर। बाकी दूसरा आपको याद आ ही जाएगा खादर, वरना इस लॉजिक से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47, इन चंबल बेसिन बैड लैंड्स आर कॉल्ड। चंबल बेसिन में बैड लैंड्स को क्या कहते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बैड लैंड्स क्या होता है। बैड लैंड्स ऐसी लैंड होती हैं जो कि अनफिट हो जाती हैं कल्टीवेशन के लिए, मतलब जिन पर हम खेती नहीं कर सकते, सॉइल जहाँ की इरोड हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ऐसी लैंड को हम बैड लैंड्स कहते हैं। तो चंबल बेसिन में इन बैड लैंड्स को क्या कहते हैं इन चार ऑप्शंस में से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रेवाइंस। बैड लैंड्स को चंबल बेसिन में रेवाइंस के नाम से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, डैश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल ऑफ इंडिया। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दो बार आ गया है, तो ये क्वेश्चन है डैश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली स्प्रेड सॉइल ऑफ इंडिया। ये आप मिटा दीजिए, यहाँ पर इतना ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली स्प्रेड सॉइल ऑफ इंडिया। यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, एलुवियल, ब्लैक, लेटराइट या रेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा फैली हुई सॉइल है। ऑप्शन ए, एलुवियल सॉइल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश टेक्स प्लेस व्हेन द रनिंग वाटर कट्स द डीप रेवाइंस इन द एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन।
कौन सा इरोज़न होता है जब रनिंग वाटर मतलब बहुत ज़्यादा बहाव से आता हुआ पानी डीप रेवाइंस बैड लैंड्स को कट कर देता है एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, जबकि वहाँ पर कोई वेजिटेशन यानी कि कोई फसल नहीं होती। जब रेवाइंस यानी कि चंबल बेसिन में कोई भी फसल नहीं होती और जब वाटर आकर वहाँ के बैडलैंड्स को कट कर देता है तो वहाँ पर कौन सा इरोज़न होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गली इरोज़न। तो इस टाइम पर गली इरोज़न जो इरोज़न होता है उसका नाम होता है गली इरोज़न। नेक्स्ट और लास्ट 50th क्वेश्चन देखिए, विच सॉइल्स आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। कौन सी सॉइल बहुत ज़्यादा जानी जाती है उनकी मॉइस्चर यानी कि पानी सोखने की, पानी को पकड़ने यानी पानी सोखने की कैपेसिटी की वजह से। तो ऐसी सॉइल होती है ऑप्शन बी, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा जानी जाती है क्योंकि उसके अंदर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आज हमने रिसोर्सेज और डेवलपमेंट की दूसरी वीडियो के एमसीक्यूज़ भी करवा दिए हैं। इस चैप्टर में जो मुझे लगता था 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वे आपको करवा दिए हैं। पार्ट 1 जिसमें शुरू के 25 एमसीक्यू करवाए थे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।